नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं ना, जो आपको सच में हिला के रख देगी। गॉर्डन कोक और एलन ईस्ट की लिखी हुई वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक समुद्री सफर की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, परिवार की और उस जज्बे की जो हमें तब भी लड़ने की ताकत देता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक सवाल से। सच्ची हिम्मत आखिर होती क्या है? क्या ये बस मुश्किलों का सामना कर लेना है, या फिर उस वक्त भी डटे रहना जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा? ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाएगी, वो भी तब जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। एक सपना, एक ऐसी समुद्री यात्रा जो किसी सपने जैसी थी। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार ने एक बहुत बड़ा सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की तैयारी लगा दी। तो कहानी शुरू होती है एक 37 इयर्स के बिजनेसमैन से। पर वो सिर्फ कोई आम बिजनेसमैन नहीं थे, उनके अंदर एक जुनून था, समुंदर का। उन्होंने अपनी पत्नी मैरी और अपने 2 छोटे बच्चों, 6 साल का बेटा जॉनथन और 7 साल की बेटी सुजैन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सपना देखा। सपना क्या था कि वो महान कैप्टन जेम्स कुक के 200 साल पुराने वर्ल्ड टूर को दोहराएंगे। सोचिए जरा, ये कोई वीकेंड ट्रिप नहीं थी। इसके लिए उन्होंने 16 साल, जी हाँ, पूरे 16 साल तैयारी की। अपनी शानदार 23 मीटर लंबी नाव बनाई जिसका नाम था वेव वॉकर। और फिर जुलाई 1976 में इंग्लैंड से निकल पड़े अपने इस बड़े सपने को पूरा करने। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, होनिंग आर सी फेरिंग स्किल्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, होनिंग का मतलब होता है किसी भी हुनर को तराशना, उसे बेहतर से बेहतर बनाना, जैसे चाकू की धार को तेज करते हैं। और सी फेरिंग स्किल्स का मतलब है समुद्र में जहाज चलाने का हुनर। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ सालों की मेहनत से अपने समुद्री हुनर को निखारना, और उन्होंने ये काम पूरे 16 साल तक किया था ताकि कोई भी मुश्किल आए वो तैयार रहें। अच्छा, जब वो अफ्रीका के केप टाउन पहुंचे तो उन्हें मालूम था कि अब असली चुनौती शुरू होने वाली है। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक सदर्न इंडियन ओशन को पार करना था। ये कोई मजाक नहीं था। इसलिए उन्होंने मदद के लिए 2 और प्रोफेशनल नाविकों को साथ लिया। एक थे अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरे स्विस हर्ब सीकलर। ये 2 लोग सिर्फ क्रू मेंबर नहीं थे, बल्कि आने वाले तूफान में उनकी हिम्मत और सहारा बनने वाले थे। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जो सफर अब तक एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था, वो अचानक एक बुरे सपने में तब्दील होने वाला था। चलिए, अब हम सीधे उस पल में चलते हैं जब समंदर ने अपना असली रूप दिखाया। कहानी में एक लाइन आती है, आने वाली तबाही का पहला इशारा शाम के करीब 6 बजे मिला। सोच कर देखिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। जो सफर हंसी खुशी चल रहा था, वो अचानक एक भयानक मोड़ लेने वाला था। उस शाम उस बड़ी लहर की आने से ठीक पहले वहां एक ऑमिनस साइलेंस छा गया। ये क्या होता है? ऑमिनस का मतलब है कुछ बहुत ही बुरा होने का संकेत देने वाला, और साइलेंस मतलब खामोशी। तो ऑमिनस साइलेंस हुई वो डरावनी, बेचैन करने वाली खामोशी जो किसी बड़ी तबाही से ठीक पहले होती है। हवा रुक गई, आसमान काला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे समंदर ने एक लंबी सांस खींची हो हमला करने के लिए। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक ऐसी लहर जैसी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। नरेटर कहते हैं कि वो परफेक्टली वर्टिकल थी, मतलब पानी की एक सीधी खड़ी दीवार जो दूसरी लहरों से लगभग दोगुनी ऊंची थी। वो लहर नहीं थी, वो समंदर का गुस्सा था जो एक राक्षस की तरह उनकी नाव की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही वो लहर जहाज से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। नैरेटर का सिर सीधा व्हील से जा टकराया और वो उछलकर जहाज से बाहर उस बर्फीले समंदर में जा गिरे। उस पल उन्हें लगा बस खेल खत्म, और उन्होंने बहुत शांति से अपनी मौत को अपना लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो बच गए, और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, कहानी का तीसरा हिस्सा, एक डूबते जहाज को बचाने की जंग। और ये सिर्फ एक जहाज को बचाने की बात नहीं थी, ये अपने परिवार को, अपने सपनों को और अपनी जिंदगी को बचाने की एक हताश कर देने वाली कोशिश थी। अब जरा जहाज की हालत पर नजर डालिए। डेक टूट फूट चुके थे और जहाज के अंदर हर तरफ बस पानी ही पानी था। स्टारबोर्ड साइड मतलब दाईं तरफ का हिस्सा अंदर की ओर धंस गया था। जहाज का जो मेन ढांचा होता है वो टूट चुका था। हैंडपंप्स में कचरा भर गया था और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट।
जो भी उनके पास एक्स्ट्रा पम्प्स या ज़रूरी सामान था वो सब लहरें अपने साथ बहा ले गई थीं। सीधी सी बात है, उनकी हालत बहुत बहुत ख़राब थी। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी नरेटर ने हार नहीं मानी। उन्होंने टूटे हुए हिस्सों पर कैनवस फैलाया, वाटरप्रूफ ढक्कनों को जैसे तैसे बंद किया और तभी उन्हें याद आया उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है। उन्होंने फटाफट उसे चालू किया और फिर शुरू हुआ एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। पानी बाहर निकालो, जहाज को संभालो और रेडियो पर मदद के लिए चिल्लाओ। यहाँ एक और टर्म आता है, मेरे कॉल्स। ये एक इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है। मतलब जब भी कोई जहाज या प्लेन बहुत बड़े खतरे में होता है तो वो मदद के लिए मेरे मेरे चिल्लाता है। वो भी लगातार मेरे कॉल्स कर रहे थे, पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो दुनिया के इतने दूर दराज कोने में थे कि वहां मदद पहुंचना नामुमकिन सा था। और जब बड़े लोग हिम्मत हार रहे थे, जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये कहानी का वो हिस्सा है जो बच्चों के बारे में है, उनके साहस के बारे में, और कैसे उन्होंने इस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाई। नैरेटर की 7 साल की बेटी सू को देखिए। उसके सिर पर एक बड़ी सी सूजन थी। उसकी दोनों आंखें सूजकर काली पड़ चुकी थी और हाथ पर एक गहरा कट था, पर उस बच्ची के मुंह से उफ तक नहीं निकली। और 6 साल का बेटा जॉन, हाँ वो डरा हुआ था, पर उसने जो हिम्मत दिखाई वो बड़े बड़ों को हैरान कर। जब नरेटर ने बाद में अपनी बेटी सू से पूछा कि उसने अपनी इतनी गहरी चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो पता है उस 7 साल की बच्ची ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए जरा, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी समझ। और फिर 6 साल के बेटे जॉनथन ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। उसने अपने पापा से कहा, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ हैं, आप, मम्मी, सू और मैं। बस ये शब्द किसी भी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा करने के लिए काफी थे। तो हुआ ये कि बच्चों के इन चंद शब्दों ने उनके पिता की टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ दिया। अब उन्होंने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये सिर्फ एक पिता का वादा नहीं था, ये उस असली हिम्मत का सबूत था जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से मिलती है। और यहीं से कहानी के आखिरी पड़ाव की शुरुआत होती है, एक उम्मीद का द्वीप। यह हिस्सा नैरेटर की उस आखिरी हताश कोशिश के बारे में है जिसमें वो एक छोटे से द्वीप को ढूंढ रहे थे। एक ऐसा द्वीप जो अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। जरा इन नंबर्स को देखिए। वो 1.5 लाख किलोमीटर के विशाल समंदर में सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ा एक द्वीप खोज रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लेखक ने कहा है, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। मतलब एक बहुत बड़े महासागर में सुई की नोक के बराबर एक जगह को ढूंढना। क्या ये सच में मुमकिन था? खैर, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से नरेटर ने जहाज को एक दिशा में मोड़ा और थक कर सो गए। जब वो उठे तो उन्हें लगा कि वो इस द्वीप से शायद आगे निकल चुके हैं, सब खत्म। लेकिन तभी उनके बच्चे दौड़ते हुए आए और खुशी से चिल्लाए, वो रहा सामने एक बैटलशिप जितना बड़ा। और सच में आयल एम्स्टरडैम नाम का वो द्वीप ठीक उनके सामने था। वो एक बंजर ज्वालामुखी चट्टान थी, पर उस वक्त उनके लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप था। वो उनकी जीत थी। आखिर में नरेटर उन सबको याद करते हैं जिनकी वजह से ये नामुमकिन मुमकिन हो पाया। लैरी और हर्बी, जो इतने भयानक तनाव में भी हंसते मुस्कुराते रहे। उनकी पत्नी मैरी, जो उन सबसे मुश्किल घंटों में जहाज को संभाली रहीं। उनकी 7 साल की बेटी सू, जिसने अपनी जानलेवा चोट को सिर्फ इसलिए छुपाया ताकि उसके पापा परेशान न हों। और हाँ, उनका 6 साल का बेटा जॉन, जिसे मौत से डर ही नहीं लगा क्योंकि उसका परिवार उसके साथ था। तो इस कहानी को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं, आशावाद या ऑप्टिमिज्म सबसे मुश्किल हालात को झेलने में हमारी मदद कैसे करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ते रहना। और जब आपके साथ आपका परिवार खड़ा हो तो दुनिया का कोई भी तूफान आपको हरा नहीं सकता।